हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 12 का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में ना हम लोग प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, करके देखें जो इसमें दिया हुआ है उसको समझेंगे, और प्रश्नावली 3 में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। और इसमें से कोई कोई प्रश्न जो है ना, जो 2017 2018 में आया हुआ है, उन प्रश्नों को भी देखेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब कि इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें से बन सकता है और समझते हैं उन कॉन्सेप्ट को। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो वृत्त के चाप द्वारा समझिए ना कि यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। यहाँ पर क्या है बच्चे? केंद्र है। ठीक है ना। तो वृत्त के चाप द्वारा, तो ये क्या है? वृत्त का चाप है। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये क्या कर रहा है? कोण अंतरित कर रहा है। इसको मैं ऐसे करके दिखाया हूँ इसलिए ताकि आगे आपको फायदा होगा। इसको ऐसे ही करके देखिएगा आप लोग प्रश्न पत्र में आप लोग ऐसे ही करके देखोगे ना, रफ में ऐसे करके देखिएगा कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है ना बच्चे, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? तो चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, इसी कोण को हम लोग केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। तो ओ इसका नाम दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है? ए ओ बी है। ये क्या है बच्चे? केंद्रीय कोण है। क्या है? केंद्रीय कोण है। उसी तरीके से अगर मैं एक यहाँ पर चाप ले लूँ, ऐसे करके एक चाप ले लूँ, ठीक है, और इस चाप का नाम दे दूँ पी और क्यू चाप का नाम दे दूँ, और तो यहाँ पर भी जो एक कोण अंतरित करेगा ना, इस कोण का भी नाम क्या हो? ये भी क्या होगा बच्चे? ये भी केंद्रीय कोण कहलाएगा। तो चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या है बच्चे? केंद्रीय कोण है। समझ में आ गया कि चाप द्वारा केंद्र पर कोण जो बनता है उसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रमेय 7वां समझते हैं। तो देखिए ना, प्रमेय नंबर 7वां समझने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, दो कॉन्सेप्ट को, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनको समझिएगा। अगर ये समझ गए ना तो आपसे 7वां आसानी से बन जाएगा, और आगे आने वाले जो भी प्रश्न है इस अध्याय के वो आराम से बन जाएंगे। तो देखिए क्या समझना है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर ये एक त्रिभुज है, क्या है? अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस त्रिभुज की क्या है बच्चे? दो भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो बोलोगे कि यदि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तब तो याद रखिए अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने का ये कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण ए सी बी। ए सी बी ये बराबर होगा ए बी के सामने का कोण ए सी के सामने के कोण के क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। ए सी के सामने का कोण का नाम क्या है? कोण ए बी सी। कोण ए बी सी। याद रखिए बच्चे, अब यहाँ पर आप लोग को त्रिभुज तो रहेगा नहीं, यहाँ पर त्रिभुज रहेगा नहीं, मतलब कि त्रिभुज रहेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है। जैसे कि यहाँ पर ना बात होगा ऐसा करके कि देखिए ये एक क्या है? त्रिज्या है, और ये एक क्या है? त्रिज्या है ये त्रिज्या दोनों, ये त्रिज्या है ना बच्चे। और ऐसे करके अगर मैं इसको इस लाइन से जोड़ दूँ तो ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों क्या है? बराबर बराबर है। तो इसीलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। समझ में आ गया? इसलिए आपको बता रहा हूँ पहला कॉन्सेप्ट यही है प्रमेय 7 को, और आगे आने वाले इस प्रश्नावली के प्रश्न को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से बता रहा हूँ कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने का ये कोण ए सी के सामने के इस कोण के बराबर होगा। जरूरी नहीं कि ए बी ए सी के ही बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे करके ए बी सी, ए बी बी सी के बराबर हो सकता है। तो ए बी अगर बी सी के बराबर होगा तो उसके सामने का ये कोण
और AC के सामने का ये कोण आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया? तो बस ये याद ही रखना है, अगर बराबर भुजाएं आपको कहीं पर दिख रही है तो बराबर भुजाओं के सामने के अपोजिट विपरीत कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। याद रखिएगा। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, ये समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए, बस वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे आने वाले प्रश्नों के लिए नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट है प्रमेय नंबर 7 के लिए। तो बोलोगे कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है। तो बच्चे त्रिभुज देखिए ना, ये समझ लेना कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जो अंदर में जो कोण बने होते हैं इसे बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण बोलते हैं। त्रिभुज के इस कोण को क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग आंतरिक कोण बोलते हैं। अंदर के कोण है इसलिए इसको आंतरिक कोण है, अंदर के कोण है इसलिए इसको आंतरिक कोण बोलेंगे। तो सर बाहर भी कोण बनता है क्या? हाँ बच्चे, बाहर भी कोण बनता है। जैसे ना मैं इसको बोल दिया कि ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, ये C है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका D एरिया। मैंने क्या किया, BC भुजा को आगे बढ़ाया है D बिंदु तक। तो ये जो कोण है ना बच्चे, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य कोण। तो बच्चे एक प्रमेय होता है बाह्य कोण प्रमेय या फिर बहिष्य कोण प्रमेय। बहिष्य कोण प्रमेय होता है। बहिष्य कोण प्रमेय क्या बोलता है? बहिष्य कोण प्रमेय ये बोलता है ना कि जो ये कोण होता है ना, ये कोण जो होता है, तो ये कोण का नाम क्या होगा? ये कोण का नाम होगा ACD। ACD। तो बोलोगे कोण ACD ये बराबर होगा, ये बराबर होगा इस ये जो बाह्य कोण होगा ये इसके विपरीत अपोजिट कोण के, विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ये कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब कि कोण CAB धन कोण CBA, कोण CBA के बराबर होगा। तो याद यही रखना है कि ये कोण क्या होता है बच्चे, इन दो कोण के योग के बराबर होता है। ये कोण इन दो कोण के योग के बराबर होता है। तो ऐसे ही करके मान लीजिए कि ऐसा करके मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके आगे बढ़ा दिया हूँ, ऐसे करके आगे बढ़ा दिया हूँ। तो बताओ तो ये वाला कोण किस कोण के इक्वल होगा, मतलब कि किस दो कोण को जोड़ने पर बराबर होगा? तो बोल सकते हो सर ये कोण ना इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ऐसा ही बोले हो तो बिल्कुल सही बोले हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख करके प्रमेय नंबर 7 को समझने का कोशिश करिएगा। तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग को बनाना है। तो चलिए प्रमेय नंबर जो 7 है, प्रमेय नंबर 7 को समझते हैं। तो प्रमेय नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? तो प्रमेय नंबर 7 जो है ना बच्चे, वो क्या है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। 2017 में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसी को समझाया जा रहा है, तो समझिएगा। तो प्रमेय नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? तो प्रमेय नंबर 7 है वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा। तो यहाँ पर पहले तो मैं वृत्त बना लूँ, आप लोग को अच्छे से समझाऊँ ना। देखिए ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये क्या है, वृत्त का एक चाप है, इसका नाम दे दिया मैंने PQ। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र ये है, इसका नाम दे दिया मैं O। केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण अंतरित है। वृत्त के परिधि की शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी शेष भाग, मान लो कि यहाँ पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मान लो कि यहाँ पर यही चाप क्या कर रहा है, यहाँ पर जो कोण बनाएगा ना, यही चाप यहाँ पर जो कोण बनाएगा उसका क्या होगा, ये दुगना होगा। मतलब कि इसका नाम दे दिया मैं R दे दिया। तो ये जो कोण होगा ना बच्चे, ये कोण क्या होगा, इस कोण का दुगना होगा। अगर ये 120 अंश है तो ये होगा 60 अंश, अगर ये 100 अंश है तो ये होगा 50 अंश, अगर ये 110 अंश है तो ये होगा 55 अंश। यही है, जरूरी नहीं कि ये बिंदु यहाँ पर हो सकता है, ये बिंदु अगर यहाँ पर भी होगा ना, याद रखिए चाप एक ही होना चाहिए। इस चाप से अगर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या होगा बच्चे, इसका दुगना होगा। अगर ये 130 अंश है तो ये होगा 65 अंश, ठीक है ना। यही हम लोग को सिद्ध करना है, क्या करना है, यही हम लोग को सिद्ध करना है,
ठीक है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है यही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आप लोगों को यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको बताऊंगा, अगर जरूरत पड़े तो मैं अलग से कॉपी में भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि इतने तक में हो जाएगा। तो पहले हमको ज्ञात है हम लोग कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो वृत्त के एक चाप PQ द्वारा, तो वृत्त का ये चाप है PQ, इस PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ है। केंद्र पर बना कोण क्या है, POQ है। और शेष परिधि के R बिंदु पर, और शेष परिधि पर एक बिंदु है R, इस पर बना कोण क्या है बच्चे, PRQ है। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, इतना समझ में अगर आ गया है ना, तो हम लोग अब आगे बोल सकते हैं। आगे बोलेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये कोण बच्चे, ये कोण इस कोण का दुगना होगा। तो मैं बोलूँगा कि कोण POQ ये दुगना होगा। दुगना मतलब कि 2 गुना, 2 से गुणा होगा PRQ का। तो आप लोग के लिए क्या करता हूँ, अलग से ये त्रिभुज बना दे रहा हूँ ऐसे करके। ये इसीलिए बना रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। देखिएगा यहाँ पर क्यों बनाया गया है। अब ये है, फिर क्या करना है, इसमें कुछ रचना करना रहता है। बिंदु R को O से मिलाते हुए, बिंदु यहाँ O है, बिंदु R को O से मिलाते हुए M तक आगे बढ़ाया, तो बच्चे देखिए, जो अभी आप लोग को 2 कॉन्सेप्ट बताया था ना ऊपर में, 2 कॉन्सेप्ट, वो 2 कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर अब लगेगा। तो उपपत्ति कैसे करते हैं, तो बोलोगे कि त्रिभुज POR में, किसमें, तो देखिए बच्चे त्रिभुज POR को देखिए, POR यहाँ पर देखिए ना POR, तो आप बोल सकते हो कि OP और OR क्या है बच्चे, त्रिज्या है त्रिज्या। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, त्रिभुज POR में OP OR के एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या है मतलब कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं आप लोगों को अभी बताया था ऐसा करके। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्या है, ऐसे करके यहाँ पर है O, यहाँ पर है P, यहाँ पर R। ये क्या है बच्चे, त्रिज्या है। क्या है ये, त्रिज्या है। तो त्रिज्या, इसके विपरीत एंगल, मतलब कि इस भुजा के विपरीत ये वाला कोण। तो मतलब कि ऐसे बोलोगे कि चूंकि यहाँ पर बोल दे रहा हूँ मैं, चूंकि OP बराबर है OR के, इसलिए OP के सामने का ये कोण, सामने मतलब सम्मुख बोल सकते हो, OP के सामने का ये कोण क्या है बच्चे, ORP। इसलिए ORP बराबर होगा OR के सामने का ये कोण OPR के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर वही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा लिखा है, या याद रखो, इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखोगे। यहाँ पर ये उल्टा लिखा है ना, ऐसा गलती नहीं करोगे आप, सही लिखोगे। यहाँ पर आप ये लाइन लिखोगे, ठीक है। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 2 लाइन समझ में आ गया होगा। अब बराबर होते हैं, तो अब आप बोल सकते हो ना बच्चे कि या यहाँ पर ये तो पहला नियम, पहला कॉन्सेप्ट बताया था अभी, तो उसका यूज़ हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि देखिए, ये इस त्रिभुज को देखिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ त्रिभुज बना भी है, यहाँ पर इसको भूल जाइए। तो आप इसको जब देखोगे ना, तो बोलोगे ना कि सर ये क्या है, बाह्य कोण है, ये इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। ये बाह्य कोण है, ये इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। अभी बताया था ना बाह्य कोण बहिष्य कोण प्रमेय। तो ये यही है बच्चे कि ये जो बाह्य कोण है ना, तो बोलोगे कि कोण यहाँ पर बोला गया है कोण POM, ये कोण OPR, ये कोण धन कोण ORP इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर यही बोला गया है, ठीक है ना, बहिष्य कोण प्रमेय से। अब हम लोग देखें कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि कोण POM बराबर कोण O, देखिए OPR को क्या लिख सकते हैं, ORP लिख सकते हैं। OPR को क्या लिख सकते हैं, ORP लिख सकते हैं। और यहाँ पर ORP था ही, ORP प्लस ORP, दो ORP हो गया। इसको बोल दिए समीकरण 1 बोल दिए।
समझ में आ गया यहाँ तक। वैसे ही जैसे हम लोग इस त्रिभुज के बारे में बात किए थे, वैसे हम लोग अब इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो मैं फिर से ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर O ही है, यहाँ पर R है और यहाँ पर Q है। तो ये OR और OQ, तो बोलोगे कि चूंकि OR बराबर है OQ के, OR बराबर है OQ के, दोनों क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OR के सम्मुख का ये कोण OQR, इसलिए कोण OQR बराबर होगा OQ के सम्मुख का ये कोण, मतलब कि ORQ, एंगल ORQ के बराबर होगा। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं, अब यहाँ पर जैसे इसमें लगाए थे बहिष्ठ कोण प्रमेय, अब इसमें लगाएंगे बहिष्ठ कोण प्रमेय। तो आप बोलोगे कि आप बस इसको देखिए, इसको देखोगे तो बोलोगे कि सर ये वाला जो कोण है ना, ये बहिष्ठ कोण इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि कोण QOM ये कोण बराबर होगा कोण ORQ इस कोण के धन कोण OQR इस कोण के बराबर होगा। तो ये क्या है, बहिष्ठ कोण प्रमेय है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कोण QOM बराबर होगा कोण ORQ को तो ORQ ही लिख दिया, और OQR को क्या लिख दिया बच्चे, फिर से ORQ लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या है बच्चे, बराबर बराबर है। तो ORQ दो ORQ हो गया। इसको बोल दिया समीकरण 1, इसको बोल दिया समीकरण 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चे समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया है ना, तो याद करिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ेंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष से जोड़ेंगे। तो बायां पक्ष क्या है बच्चे, POM है, तो कोण POM, और यहाँ क्या है, QOM है, तो QM को दोनों को जोड़ दिए। यहाँ पर क्या है, दो कोण ORP, और यहाँ पर क्या है, दो कोण ORQ, दोनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने पे ये समझ में आया ये ना कि POM, यहाँ समझिएगा, POM जो है ना बच्चे, ये है POM, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, और QOM इस कोण के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चे देखो, ये दोनों को मिलाने से ये पूरा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा कोण बन रहा है, मतलब कि ये कोण POQ है। इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, कोण POQ बन गया। और इन दोनों में देखिए दो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों को कॉमन ले लो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ले लो दोनों को, तो दोनों कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 2ORP धन ORQ बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट, 2 को 2 लिख दिए। ORP देखिए, ORP इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, और ORQ इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों कोण को जोड़ने पर क्या होगा, दोनों कोण को जोड़ने पर ये कोण बन रहा है, तो ये PRQ हो जाएगा। तो कोण PRQ, तो कोण POQ बराबर हो गया 2 कोण PRQ, और यही करना था हम लोगों को, सिद्ध करना था। समझ में आ गया। तो यही क्या हो गया बच्चे, हमारा सिद्ध हुआ। बच्चे यही आता है, प्रमेय को सिद्ध करिए, तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चे जो 2 कॉन्सेप्ट बताया हो ना, वो 2 कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगर वो याद रहेगा तो आपसे इजीली बन जाएगा कोई भी प्रश्न इस अध्याय का। अगर आप इस बहिष्कोण प्रमेय को याद नहीं भी रखते तो चलेगा, लेकिन याद कर लीजिए, आगे आपका काम आएगा ही। और आप क्या बोल सकते हैं, और आप ये बोल सकते हैं ना कि हाँ, इसको याद करना तो कर लीजिएगा, लेकिन ये क्या है, इस प्रमेय के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और जो पहला वाला जो बताया था, मतलब केला जो बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ कि बराबर भुजाओं के, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो इस अध्याय में भर के है, इससे क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, हम लोग प्रमेय 7 पढ़ लिए हैं। प्रमेय 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे पढ़ते हैं प्रमेय 8 को। देखिए, अब प्रमेय नंबर 8वां क्या बोल रहा है, प्रमेय नंबर 8 क्या है, तो प्रमेय नंबर 8 बोल रहा है वृत्त की परिधि के, तो पहले तो एक वृत्त बना लेता हूँ ना, तब समझाऊंगा अच्छे से। ये क्या है बच्चे, वृत्त है। ठीक है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, मान लो कि ये एक बिंदु है, ठीक है ना, द्वारा बिंदु पर व्यास द्वारा, तो व्यास क्या होता है बच्चे, व्यास उस रेखाखंड को कहते हैं जो
जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, व्यास जितना कोण बनाएगा ये क्या होता है बच्चे, समकोण होता है। समकोण मतलब कि 90 अंश का होता है। समकोण मतलब 90 अंश का होता है। जरूरी नहीं कि ये व्यास ए बी है और ये पी है तो ये ए पी भी 90 अंश का हो। अगर ये व्यास ए पी ए बी अगर ये यहाँ पर भी कोण बनाएगा ना ऐसे करके, ये इसका नाम दे दो सी, तो ये भी क्या होगा बच्चे 90 अंश होगा। अगर यहाँ पर भी बनाएगा ना ऐसे करके तो ये भी क्या होगा 90 अंश होगा। याद ये रखना है बस कि ये व्यास होना चाहिए। अगर ये व्यास है तो 90 अंश का कोण बना रहा है। ऐसे करके ये नीचे भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि ऊपर ही बनाए। ये व्यास ऐसे करके, सॉरी ना, ये लाइन ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन का गलती हो गया था, जिसको समझ लीजिएगा कि ये क्या होगा 90 अंश का एक कोण बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही है प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8 को हल नहीं करना है, बस समझना था तो इसको समझा दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे करके देखे को समझते हैं। देखिए तो अब आगे क्या बोला जा रहा है, करके देखे में पहला है कि दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कर रहा कीजिए। तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए ना हम लोग ना क्या करेंगे, पहले आकृति नंबर 51 को देखते हैं। तो हम लोग ने ना अभी पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है कि ये वाला पढ़ा है जो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए पहले आप चाप बनाइए, क्या करिए, चाप बनाइए। चाप द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा ना, वही इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो आप बोल सकते हैं 51 के लिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 51 के लिए आप बोल सकते हैं ना कि कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुणे कोण ए पी बी के। और यहाँ पर प्रमेय नंबर 7 को लिखेंगे। याद रखिए लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। तो ए ओ बी कितना है बच्चे, 120 अंश है, 2 को 2 लिख दिए। और ए पी बी कितना है बच्चे, x है। x तो यहीं पर छोड़ दो, 120 है, ये 2 गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर आ गया 60 अंश, ठीक है। समझ में आ गया। 120 ये गलती से लिख दिया है ना, यहाँ पर 120 नहीं होगा, ये आई थिंक 120 इसका मिस प्रिंट होकर यहाँ पर छप गया होगा, तो ये गलती है ना 120। हाँ 52 के लिए देखिए, 52 के लिए भी सेम ऐसे बोलेंगे। इस बार क्या करिए, इसको उठा करके ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दीजिए, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए ये 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है 100 आ रहा है। तो वही बोलेंगे, फिर से ऐसे बोलेंगे 52 में भी, तो 52 में भी यही बोलोगे। 52 भी ऐसे बोल सकते हो ना, सेम ऐसे ही बोलेगा कि कोण ए, यहाँ पर नाम दे दो ओ नहीं लिखा हुआ है, कि कोण ए ओ सी बराबर होगा 2 गुणे ऐसा करके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 है तो 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस केस में आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा ना 53 थोड़ा सा अलग है, इसलिए 53 को बता दे रहा हूँ। 53 क्या है, 53 है कि अब देखिए ना, तो यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर ना इस साइड कोण था, इस साइड कोण दिया था, तो इस साइड निकालना था। लेकिन इस बार क्या दिया है, इस साइड कोण दिया है, उल्टा कोण दिया है। तो हम पहले ये कोण निकालेंगे, क्या करेंगे, ये कोण निकालेंगे। तो याद रखिए बच्चे, ये क्या है बच्चे, एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, तो एक बिंदु पर संपूर्ण कोण बनता है जो कि 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो आप बोल सकते हैं 53 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 53 के लिए बता रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि कोण MON बराबर 360 अंश माइनस 240 अंश। समझ में आएगा कि क्यों लिखा ये। तो बोलोगे ना कि कि क्या है, बिंदु O पर यहाँ पर बोलोगे ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके, इसके आगे बोलोगे कि बिंदु O पर 360 अंश का कोण बनेगा, या फिर बोल सकते हो कि बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। या संपूर्ण कोण क्या है, ये संपूर्ण कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोण MON बराबर 360 में से 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आया ना, तो उसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखिएगा, कहाँ बता दूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ ना कि क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि एंगल कोण MON, ये वाला कोण MON धन कोण NOM, देखिए MON बोले तो इस कोण को लीजिए, और NOM बोल रहे हैं तो इस कोण को लीजिए,
बराबर 360 अंश, और इसको बोल दीजिएगा कि क्या है, ये संपूर्ण कोण है। ठीक है, तो एम ओ एन को एम ओ एन ही छोड़ दीजिए और एन ओ एम को बोल दीजिए कि कितना है, 240 है, बराबर 360 अंश। और यहाँ पर दिख जाएगा तो अच्छी बात है, यहाँ पर लिख रहा हूँ एम ओ एन बराबर 360 अंश माइनस 240। देखिए ये इतना ही तो आ गया, और यहाँ पर 120 अंश लिख दिया मैं। ठीक है, तो जब इतना आ जाएगा एम ओ एन 120 अंश आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप वो बोल सकते हो सेम टू सेम ऐसे ही कि 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोले हो कि एम ओ एन, ऐसे करके बोलोगे कि एम ओ एन बराबर होगा 2 गुणे कोण एम पी एन के, एम पी एन के, तो 2 गुणे एक्स के 120 अंश, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा 60 अंश। ठीक है ना। अब देखिए, अब है आकृति 54, ये इसका ना ये वाला है, इसमें प्रमेय 8वां लगेगा, 8वां लगेगा। देख करके समझ में आ रहा होगा कि सर ये ना व्यास है, क्या है ये, व्यास है, क्या है ये, व्यास है, क्या है ये, व्यास है। व्यास परिधि पर कितना कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो बोलोगे कि कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। क्यों बोलोगे, यहाँ पर लिखोगे वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। मतलब कि प्रमेय नंबर 8 को यहाँ पर लिखोगे। अब प्रमेय नंबर 8 पर चले गया, तो बच्चे अब याद रखिए ना कि कभी भी अगर हमको त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कोण होते हैं। अगर त्रिभुज के हम लोग को 3 कोण में से 2 कोण पता हो, त्रिभुज के 3 कोण में से 2 कोण पता हो, त्रिभुज के 3 कोण में से अगर 2 कोण पता रहेगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चे, 180 अंश होता है। ठीक है ना। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हमको त्रिभुज के 3 कोण के त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 कोण में से 2 कोण दिया रहेगा, तो हमेशा यही चीज लिखोगे कि 180 अंश होता है। तब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ए कितना है, 50 है, बी कितना है, 90 है, और सी हमको x है। ठीक है, तो 90 और 50 होता है 140, धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 140, तो x बराबर आएगा 180 में से 140 जाएगा तो 40 अंश आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे यही है कि जो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट था, इसी थ्योरम से बताया गया है। अब देखिए प्रमेय नंबर 9वां क्या बोल रहा है। तो प्रमेय नंबर 9वां ना बच्चे देखिए, प्रमेय नंबर 7वां और प्रमेय नंबर 9वां में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रमेय नंबर 9वां और 7वां दोनों अलग रखिए। तो प्रमेय नंबर 9वां क्या बोल रहा है, पहले वो समझा दो। तो प्रमेय नंबर 9वां ये बोल रहा है कि वृत्त के एक ही खंड में, ऐसा करके एक वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लो कि ये क्या है, चाप है। इस चाप ये चाप जो यहाँ पर कोण बना रहा है, यही चाप मान लो कि यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, यही चाप मान लो कि यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, यही चाप मान लो कि यहाँ पर कोई कोण बना रहा है। ये सारा कोण क्या होगा बच्चे, बराबर बराबर होगा। यही इस कथन का मतलब है। यही ये प्रमेय बोलना चाह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड में, देखिए एक ही खंड में बने कोण, ये कोण बना है, ये कोण बना है, ये कोण बना है, ये कोण बना है, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, याद रखिए कि परिधि पर जो भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। और यही
देखिए ये है प्रमेय नंबर 9वां, ये क्या है प्रमेय नंबर 9वां। और बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं प्रमेय नंबर 9 और 7 में, वो बता दूं। प्रमेय नंबर 9 और 7 में कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उन लोग यहाँ पर ये क्या है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। प्रमेय नंबर 9 क्या बोला, प्रमेय नंबर 9 ये बोला कि एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 अंश है तो बच्चे अगर यहाँ पर ये बनाएगा ना तो ये भी क्या होगा बच्चे 30 अंश होगा। लेकिन प्रमेय नंबर 7वां क्या बोला था, प्रमेय नंबर 7वां ये बोला था कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब कि प्रमेय नंबर 7वां ये बोला था कि अगर यहाँ पर 30 बना है ना तो कोण एक केंद्र पर क्या बनेगा बच्चे, जस्ट दुगना कोण बनेगा। दुगना मतलब 30 का दुगना क्या होता है 60 अंश होता है। तो बस कंफ्यूज मत होइएगा, बताने के लिए बता दिया कि केंद्र पर जब कोण आएगा, केंद्र पर जब बात करेंगे तो दुगना कोण की बात करेंगे, और जब परिधि पर बात करेंगे तो समान समान कोण की बात करेंगे। परिधि पर बात करेंगे तो समान समान की बात करेंगे, और केंद्र पर बात करेंगे तो दुगने कोण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे है, करके देखिए, उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, अब करके देखे में बोला जा रहा है ना कि दी गई आकृतियों में x और y का मान ज्ञात करिए। तो बच्चे देखिए ना, तो 56 के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो 56 के लिए बोला ये जा रहा है कि देखिए एक ही चाप द्वारा एक ही खंड द्वारा जो परिधि पर बनता है ना कोण, और इसी खंड द्वारा जो परिधि पर बनता है कोण, उसका क्या होता है बच्चे, दोनों समान समान होते हैं। तो ये क्या है बच्चे, प्रमेय नंबर जो भी पढ़े थे ना यहाँ पर जो पढ़े हैं प्रमेय नंबर, इसका नाम है 9वां। तो 9वां ये प्रमेय यहाँ पर यूज़ करोगे तो बोलोगे 9वां प्रमेय, तो बोलोगे कि हल है इसका। तो बोलोगे कि यहाँ पर कोण ADB बराबर होगा कोण ACB के, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रमेय को लिखोगे एक ही खंड द्वारा या फिर बोल सकते हो एक ही वृत्तखंड के कोण, सिंपल सा एक ही वृत्तखंड के कोण। तो ADB क्या है बच्चे, x है, तो x है तो यहाँ पर क्या आएगा 40 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 40 अंश, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग को y निकालना है। y कैसे निकालेंगे, तो बच्चे अभी बताया था ना कि केंद्र पर ना कोण हमेशा दुगना बनता है परिधि के कोण का। तो बोलोगे कि कोण AOB बराबर होगा 2 गुणे कोण ADB के। तो AOB कितना है, y है, तो ये 2 गुणे ADB कितना है बच्चे, x है। तो y बराबर 2 गुणे x का मान है 40, तो y बराबर आ जाएगा 80 अंश, और ये आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो अब यहाँ पर लिखोगे प्रमेय नंबर 7वां। याद रखिए प्रमेय नंबर 7वां यहाँ पर लिखोगे कि ना ये क्या होता है, जो ना जो केंद्र पर बनता है कोण वो क्या होता है, दुगना होता है परिधि पर बने कोण का। तो प्रमेय नंबर 7वां उठा करके यहाँ से यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा। तो 57 को समझते, तो 57 फिगर में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर हमको x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ना बच्चे, हम लोग अभी बोले ना कि ना एक ही चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है ना, वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण BOC बराबर होगा 2 गुणे कोण BAC के, कोण BAC के। तो BOC कितना बना है, 60 अंश बना है। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 7 लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रमेय नंबर 7। तो 2 गुणे कोण BAC कितना है, x है। तो यहाँ पर x बराबर 60, 2 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 30 अंश, ठीक है। और अब अभी बताया था कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए एक ही वृत्तखंड, ये वृत्तखंड लेंगे ना तो इसमें ये कोण बन रहा है, और इसी वृत्तखंड में ये कोण बन रहा है। तो बोलोगे कि ना y बराबर x होगा, यहाँ लिखोगे एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश, और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 3 पर मूव करते हैं। प्रश्नावली 3 के पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए बच्चे, प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो पहला प्रश्न बोला ये जा रहा है कि और ये प्रश्न बच्चे 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो बोला जा रहा है कि आकृति 59 गलती दे दिया है यहाँ पर, 59 नहीं होगा, आकृति 60 होगा। और आकृति से हमें मतलब ही क्या करना है, हम लोग तो बस क्वेश्चन को देखना है। तो
ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है, PQ एक जीवा है, यदि कोण PRQ 50 अंश है, PRQ 50 अंश है, तो ज्ञात करना है OPQ, OPQ इस कोण के बारे में ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो इसका मैं यहाँ पर हल लिख रहा हूँ, हल। तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना प्रमेय नंबर 7 से हम लोग बोल सकते हैं कि कोण POQ, कोण POQ बराबर होगा 2 गुणे कोण PRQ, PRQ। यहाँ पर बोलोगे प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 7 से क्या होता है, ये कोण दुगना होता है, तो बोल सकते हो कि 2 गुणे PRQ कितना है, 50 है, तो 50, तो 2 गुणे 50 दूनी 100 हो गया, तो POQ कितना आ गया बच्चे, 100 अंश आ गया। समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें ये था ना बच्चे, देखिए ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्या है बच्चे, O है, ये P है, ये Q है। इसमें देखिए ये क्या है, ये इसके बराबर है, तो बोलोगे कि चूंकि OP बराबर है OQ के। देखिए OP क्या है बच्चे, त्रिज्या है, AB क्या है, त्रिज्या है, तो बोलोगे चूंकि OP बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, तो इसलिए OP के सामने का ये कोण OQP बराबर होगा OQ के सामने का ये कोण OPQ के बराबर होगा। तो बोलोगे त्रिभुज के संगत भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला लिखोगे कि त्रिभुज के संगत भुजाओं के, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर लिखोगे। तो हम लोग वो बोल सकते हैं ना बच्चे कि ना ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, मतलब कि हम लोग को पता चल गया कि ये कोण इसके बराबर है, और हमको ना ये कोण का मान 100 पता चल गया है। ठीक है, तो हमको इस कोण का मान निकालना है, तो हम बोलेंगे ना कि एक त्रिभुज के, तो बोलोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के, यहाँ पर लिखिएगा ना, तो लिख दे रहा हूँ पहली बार बार नहीं लिखूंगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए कोण OPQ धन कोण PQO धन कोण QOP बराबर 180 अंश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना OPQ हमको निकालना ही है, कोण OPQ तो हमको ज्ञात ही करना है। PQO तो बच्चे देखिए ना, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इस कोण के जगह भी मैं क्या लिख दिया, OPQ लिख दिया। ठीक है, और QOP देखिए, अब अभी निकाला हूँ, QOP बोल लो या POQ बोल लो, दोनों क्या है बच्चे, सेम है। आगे पीछे कोण को बोल सकते हैं ना, POQ या QOP दोनों क्या है बच्चे, सेम होते हैं, तो 180 अंश। तो कोण OPQ और OPQ हो जाएगा, 2 कोण OPQ बराबर 180, प्लस में 100 है, इधर जाएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, तो 2 कोण OPQ बराबर 180 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। तो कोण OPQ बराबर 80, 2 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो कोण OPQ बराबर 80 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा, और यही आपका हो जाएगा प्यारा सा उत्तर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को समझते हैं और देखते हैं उसको। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना बच्चे, वो क्या है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, कभी एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में आने के लिए प्रश्नावली 3 से पहला ही आएगा या तीसरा आएगा या पीछे के क्वेश्चन आएंगे, 2 तो नहीं आने वाला है। तो फिर भी बता दे रहा हूँ कैसे बनाइएगा, देखिएगा, बोलिएगा ना कि ना ये देखिए ना क्या है, एक ही चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है, इसी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा ना, परिधि पर जो कोण बना है उसका दुगना होता है। तो बच्चे ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अंश हो जाएगा 25 अंश। तो बोल सकते हो कि कोण APB बराबर हो जाएगा 25 अंश। हमको बोला है कि ये वाला कोण बताइए, क्या बताइए, ये वाला कोण। तो मैं बताया था ना बच्चे कि ना, बताया था ना मैं कि जब भी कोई त्रिभुज मिल जाए,
जब भी कोई त्रिभुज मिल जाएगा और उसमें हम लोग को अगर दो कोण पता चल गया तो हम तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो तीसरा कोण निकालेंगे ये बोल के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 75 धन 25 धन ये वाला कोण जो भी बोल रहा है निकालने के लिए कोण PBO बोल रहा है निकालने के लिए कितना होगा 180 अंश होगा। तो जब इसको निकालोगे तो 75 और 25 होता है 100 को जब इसे माइनस करोगे घटाओगे ना तो 75 100 को जब घटाओगे तो आ जाएगा 80 अंश। तो कोण PBO बराबर 80 अंश आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है ना। तो इसको बताऊंगा नहीं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 को जो बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में x का मान ज्ञात करना है, वो वृत्त का केंद्र है। तो अगर जिसको लगा ना कि सर यहाँ पर कैसे लेकर आएगा 25, तो उसको समझ लो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो बोलोगे कि ना एक ही वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, तो बोल सकते हो कि कोण AOC बराबर होगा 2 गुणे कोण ABC के, ABC के। तो 2 को 2 लिख दिए, ABC अच्छा ABC तो ABC ही हो जाएगा। AOC का मान कितना है 70 अंश है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रमेय नंबर 7 लिखोगे, प्रमेय नंबर 7 लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। कोण ABC 2 गुणे में है बच्चे, इधर आएगा तो भाग में, तो कोण ABC 70 को 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 35 अंश। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो अब जरा देखिए मैं बताया था ना बच्चे जो ना महत्वपूर्ण वो बताया था आपको, 2 कॉन्सेप्ट बताया था एक्स्ट्रा। उस कॉन्सेप्ट में ये था ना बच्चे कि ना अगर कोई त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं क्या है बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर सर भुजाएं बराबर तो है नहीं है बच्चे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र है, सॉरी ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ये देखिए ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या है ना तो बच्चे तो बोल सकते हो कि इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो बोल सकते हो कि चूंकि OB बराबर है OC के, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिखोगे, इसलिए OB के सामने का ये कोण x बराबर होगा OC के सामने के इस कोण के। OC के सामने क्या है, कोण OBC है। तो x बराबर देखिए ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना कि ABC ही तो बच्चे OBC है। तो बोल सकते हो कि कोण OBC ही कितना है बच्चे 35 अंश है। तो यहाँ पर OBC कितना हो जाएगा 35 अंश हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर वो लाइन लिखोगे, त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्या था यहाँ पर लिखा हुआ, ये लिखा था त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ पर लिखोगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ x बराबर 35 अंश आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न तीसरा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न चौथा पर और उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए अब प्रश्न क्रमांक चौथा क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक चौथा बोल रहा है यदि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करिए। तो O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि ना एक ही चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमको तो ये कोण चाहिए, इस कोण का माप चाहिए, तो एक कोण का माप कैसे निकाले, तो हम बोलेंगे ना कि हम किसी तरीके से अगर हम इस कोण का माप निकाल ले तो ये कोण हमसे निकल जाएगा। तो हम पहले इस कोण का मान निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि कोण POR धन कोण ROQ बराबर 180 अंश। ये क्या होता है बच्चे, इसको ना बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म। तो यहाँ लिखिएगा रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म ऐसा बोल सकते हैं, कोणों का रैखिक युग्म बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कोण POR है 130 अंश, कोण ROQ हमको नहीं पता 180 अंश। तो कोण ROQ हो जाएगा 180 अंश, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। तो कोण ROQ हो जाएगा 180 में से 130 को घटाएंगे तो हो जाएगा 50 अंश। समझ में आ गया होगा आप लोग को इतना। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चे, अब इसके बाद हम लोग को तो इसका मान पता चल गया कि कितना है 50 है। तो अब आप बोल सकते हो कि चूँकि कोण
ROQ बराबर 2 गुणे कोण RSQ। ये बचे हैं प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 बोलोगे ना, यहाँ पर प्रमेय नंबर 7 बोलोगे तो कोण ROQ कितना है 50 है, दी आ गया है ना 50 मान हमारा, तो बराबर 2 गुणे कोण RSQ कितना है x है, तो x बराबर 50 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 50 2 से भाग दोगे तो 25 अंश आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। प्रश्न 5वां देखिए, प्रश्न 5वां बोला जा रहा है कि यदि O वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करिए। तो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ ऐसे समझिए कि एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं बच्चे, परिधि पर बने कोण समान समान होते हैं। ठीक है ना, देखिए परिधि पर बना कोण क्या है, समान है। तो आप बोल सकते हो कि कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के, कोण ADB के। तो बोलोगे एक ही वृत्तखंड के कोण, जैसा यहाँ पर बोला गया है ना एक ही वृत्तखंड के कोण, वैसा ही बोलोगे। तो बोल सकते हो कि कोण ACB बराबर कितना है 45 अंश है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना तो कर लिए, तो अब हम बोलेंगे ना कि देखिए अब ये हम लोग को एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज। तो मैं बताया था ना कि जब भी हमको त्रिभुज के 2 कोण पता हो और तीसरा कोण निकालना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बोलोगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब आप बोलोगे कि ये वाला कोण मतलब कि बोलोगे कि कोण ABC धन कोण BCA धन कोण CAB बराबर 180 अंश। ABC x हमको निकालना है, BCA अभी निकाले हैं, BCA बोल लो या ACB बोल लो, कितना है 45 अंश है, प्लस CAB कितना है 60 अंश है, बराबर 180 अंश। तो x को x लिख दिए, 45 और 60 होता है 105 अंश बराबर 180। तो x बराबर 180, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, तो x बराबर तो 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 अंश। तो x बराबर कितना आ गया 75 अंश, आपका प्यारा सा उत्तर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न 6वां जो है ना ये कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जिसको समझना हो उसके लिए बता दे रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं इसको ज़्यादा, इसको ऐसे बता दे रहा हूँ कि देखिए बच्चे यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि ABC इसका मान निकालिए, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसका मान के लिए तो हमको इसका मान पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मान पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमको ये कोण निकालना है। तो ये कोण कैसे निकालेंगे बच्चे, ऐसा प्रश्न ना मैं आपको ना यहाँ पर बता चुका हूँ। ऐसा प्रश्न देखिए यहाँ पर ये वाला ये प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि ये कोण कैसे निकालोगे, तो बोलोगे कि कोण AOC धन कोण COA बराबर 360 अंश। यहाँ लिखोगे संपूर्ण कोण। तो AOC 120 है और COA हमको निकालना है बराबर 360 अंश। तो कोण COA आ जाएगा 360 में से 120 को घटाओगे तो आ जाएगा 240 अंश। कोण COA कितना आ गया 240 अंश आ गया COA। तो हमको निकालना है ABC। तो हम लोग बोलेंगे कि कोण COA बराबर होता है 2 गुणे कोण ABC। और इस तरीके से जब आप निकालोगे कोण ABC तो आपका आ जाएगा 120 को जब 240 को जब 2 से भाग दोगे तो 120 अंश आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको खुद से बनाइएगा बच्चे और यहाँ पर प्रमेय नंबर 7 लिखिएगा, प्रमेय नंबर 7। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को समझते हैं कि 7वां क्या बोला जा रहा है। तो 7वां बोला जा रहा है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD
समानांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे तो ज्ञात करते हैं x का मान। तो पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर समझिए, एक ही चाप द्वारा जो भी परिधि पर कोण बनता है ना, इसी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बना है उसका क्या होता है बच्चे, बराबर होता है, बराबर होते हैं दोनों। तो आप बोल सकते हो कि कोण, यहाँ पर हल बोलोगे, हल तो बोलोगे कि कोण CAD बराबर होगा कोण CBD के, कोण CBD के। बोलोगे एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो कोण CAD बराबर आ जाएगा 50 अंश। कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, पहले तो आप ये बताइए ना, ये बताइए कि जैसे कि अब अभी आप लोग को बताया था, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ O है, यहाँ D है, यहाँ A है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बच्चे, बराबर बराबर है। क्यों बराबर है, जरा सोचिए। तो बोलोगे कि चूंकि OD बराबर है OA के, है OD किसके बराबर है, OA के। क्यों है बराबर, क्योंकि ये क्या है बच्चे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर है। तो बताया था ना, इसलिए OD के सामने का ये कोण, मतलब कि कोण OAD बराबर होगा OA के सामने का ये कोण ODA के, कोण ODA के, ठीक है। तो हम लोग अभी तो आप बोल सकते हो कि कोण OAD, तो अब अभी देखिए ना, कोण CAD ही तो क्या है, कोण OAD है। तो कोण OAD को ही बोल सकते हैं हम लोग कि कोण OAD ही क्या है, कोण CAD, गलती हो गया ना, यहाँ पर CAD है, क्या है, कोण CAD है। कोण OAD ही क्या है, कोण CAD है। और यहाँ पर कोण ODA, तो CAD कितना है बच्चे, 50 अंश है। तो कोण ODA कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 50 अंश। यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया, लिखोगे ये वाला चीज़ लिखोगे, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। तो हमको ये मिल गया 50 अंश, तो ये मिल गया 50 अंश, ये मिल गया 50 अंश। तो अब ये देखिए, अभी क्या है, जब त्रिभुज में हम लोग को दो कोण पता हो तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए बोलोगे कि यहाँ पर कोण OAD प्लस कोण ADO धन कोण AOD बराबर 180 अंश। तो ये दोनों का मान 50-50 है, रख देंगे। और इसका मान x है, निकालना है हम लोगों को। तो 50-50 100 हो गया। तो 100 को जब हम लोग उधर भेजेंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 100। तो x बराबर 180 में 100 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। हमको x का मान निकालना था, x का मान निकाल दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा जो कि यहाँ पर बुक में नहीं दिया हुआ है। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, हमको सिद्ध करना है कि AD बराबर है BC। तो बच्चे पहले तो एक समझिए, कुछ समझिए ना। अगर कहीं पर भी Z बनता है, क्या बनता है, Z बनता है, क्या बनता है, Z बनता है। और Z बनने के टाइम में ये कोण इस कोण के बराबर होता है। Z बनने के टाइम में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि Z बना है, Z बना है, हाँ। तो Z बनने के टाइम में अगर ये कोण इस कोण के बराबर होता है, Z बनने के टाइम में अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये जो रेखाएं होती है ये समानांतर होती है। अगर कोण बराबर है तभी रेखाएं समानांतर होगी, कोण बराबर है तभी रेखाएं क्या होगी, समानांतर होंगी, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पर क्या Z बन रहा है क्या, तो बोलोगे यस सर, यहाँ पर ऐसे करके Z तो बना हुआ है, Z बना हुआ है। तो क्या ये कोण और ये कोण बराबर है क्या, तो बोलोगे हाँ सर दोनों बराबर है। तो बोलोगे कि चूंकि कोण ADB बराबर है कोण DBC के, किसके, दोनों तीनों 50 अंश के हैं, इसलिए AD समानांतर हो जाएगा BC के। और यही क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा, सॉरी सिद्ध हुआ लिखते हैं, सिद्ध हुआ,
ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा नहीं होगा। और या यहाँ पर एक नियम होता है, एक प्रमेय होता है, उस प्रमेय को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और यहाँ पर कौन सा प्रमेय लिखेंगे, तो यहाँ पर ना आपको ना वो प्रमेय दिख रहा होगा ऊपर में, तो प्रमेय दिख रहा है, उस प्रमेय को आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है ना। तो बच्चे जो यहाँ पर बताया ना, यही प्रमेय आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है। तो यही आपका प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कभी पूछा नहीं गया है और मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो इतना ही मुझे लगता है कि इस अध्याय में इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने बता दिए हैं। अब देखिए इसके आगे जो होगा वो प्रश्नावली 4 का वीडियो अपलोड होगा कुछ ही दिनों में। तो अगर आप लोगों को मेरा मेहनत और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।